Assalamualaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ijaz Banu and the topic for today's discussion from chapter 3 first year chemistry is bond length and dipole moment. Student, bond length and dipole moment, bond lengths, they are related to the bond energy we have discussed in previous lecture, and we will observe what is dipole moment and its applications. After completing these two topics, bond length and bond dipole moment, and previously the bond energy, you will be able to describe how knowledge of molecular polarity can be used to explain some of the physical and chemical properties of the molecules, and you will be able to describe the change in bond lengths of heteronuclear molecules due to difference of electronegativity values of bonded atoms. So इस बॉन्ड लेंथ दैट एज इसके नाम से जाहिर है कि ये बॉन्ड की लेंथ, उसकी लंबाई, कि एक बॉन्ड बनता है तो उसकी लंबाई क्या चीज होती है. बॉन्ड लेंथ उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ज्वाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं है तो कोवलेंट बॉन्ड के ही होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ नहीं होती बल्कि वो आयंस आपस में पॉजिटिव नेगेटिव से वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं स्पेस में, तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है. तो ये डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियाई एटम्स के जो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, उनकी जो डिस्टेंस उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये आप इसको हाइड्रोजन आप इसको ऑब्जर्व कर लें या आप इसको कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है, कुछ भी, तो एक एटम हमारे पास ये है जिसका ये न्यूक्लियस है और एक एटम हमारे पास ये है जिसका ये न्यूक्लियस है. व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर तो क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव सेंट्रल जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, और इसके साथ साथ कुछ रिपल्शंस भी होती हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे होंगे या दोनों के जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे होंगे. तो एट ए डिस्टेंस जब उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती है फोर्स ऑफ रिपल्शन पे, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वहां पे ओवरलैपिंग होती है. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये भी आपने पढ़ा था हमने ऑर्बिट वगैरह में कि ये एक कंटिन्यूस वाइब्रेशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं वेव मोशन में. तो हम एक उसके इन दो न्यूक्लियस के दरमियान का एक एवरेज डिस्टेंस ले लें, उसको भी हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. इसी तरह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन द मैक्सिमम पॉसिबल ओवरलैप ऑफ कंसर्न एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकर, कि जब मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, ओवरलैपिंग हो, जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए. या और ये बॉन्ड लेंथ को यूजुअली मेजर किया जाते हैं डिफरेंट टेक्निक से, जिसमें हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन है, न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन है या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, तो आपने इन टेक्निक्स के नाम बताने, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो देन व्हाट इज दिस कोवलेंट रेडियाई. अब बॉन्ड लेंथ तो हमने देखा, तो अब ये कोवलेंट रेडियाई क्या है. रेडियाई इज अ प्लूरल या जमा है रेडियस का, और रेडियस आपको पता होता है कि क्या होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल हो, एक कॉर्नर से एक एज से आप दूसरे एज तक सेंटर से गुजर के जाएं, उनका हाफ जो होता है उसको हम रेडियस कहते हैं. तो कोवलेंट रेडियस से मुराद है कि जो एटम्स कोवलेंटली बॉन्ड हुए हैं और उनके जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, तो उसको हम कोवलेंट रेडियस या रेडियाई कहेंगे. So one half of the bond length between nuclei of two similar atoms joined by a single covalent bond is called the covalent radius of that atom. अब हम कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास एक हाइड्रोजन है और इधर से हमारे पास एक ये हाइड्रोजन है जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक इन पे प्रोटॉन है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्शन भी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ इधर इसके साथ अट्रैक्शन, तो जहां पे मैक्सिमम ओवरलैप हुई बॉन्ड बन गया. अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉजिटिव से लेके इस पॉजिटिव तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. तो इसका जो हाफ होगा, एग्जैक्ट हाफ, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस कहलाएगा. So one half of the bond length
between nuclei of two similar atoms joined by a single bond. Covalent bond is called the covalent radii of that atom. यहाँ पे हमारे पास कुछ कोवलेंट रेडियस दिए हुए हैं और याद रखेंगे कोवलेंट रेडियस इतने शॉर्ट होते हैं, एक्स-रे डायफ्रैक्शन वगैरह से मेजर होते हैं और उनके लिए यूनिट्स हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 रेज पर -10 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है। तो कुछ हमारे पास वैल्यूज दी हुई, जैसे हाइड्रोजन का ये जो कोवलेंट रेडियस है 0.28 एंगस्ट्रॉम होता है, कार्बन 0.77 एंड सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा काफी ज्यादा होता है। देखिए उसका साइज भी यहाँ पे कितना है, कोवलेंट रेडियस 1.33 है। तो अगर आप इनको भी देखें तो फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होता है, क्लोरीन का उससे ज्यादा, तब ब्रोमीन का उससे ज्यादा, तो उसी तरह से उनकी कोवलेंट रेडियाई भी इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा जी, बॉन्ड लेंथ ऑफ सम कोवलेंट बॉन्ड्स, अब वो तो सिमिलर थे तो हमने फाइंड आउट कर दिए। अब अगर हमारे पास एक हेट्रो है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन एंड क्लोरीन है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड लेंथ इनकी दी हुई है एंगस्ट्रॉम में। CH की 1.07 एंगस्ट्रॉम है। अब यहाँ पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स कोवलेंट रेडियाइज को ऐड करके, डिफरेंट कोवलेंट रेडियाइज के यानी डिफरेंट एटम्स के कोवलेंट रेडियाई को ऐड करके जो एक हेटेरोन्यूक्लियर का होता है वो सेम वही आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने दोबारा से लिया, हम अगर हम क्लोरीन को देखते हैं, इसको ये जो 1.6 है, इसमें कार्बन और क्लोरीन है, कार्बन 0.77 प्लस और क्लोरीन 0.99, तो ये एग्जैक्ट इसके सम के बराबर है 1.76, यानी 1.76 में ये कार्बन का है और ये क्लोरीन का, तो वो एग्जैक्ट उसके सम के बराबर है, जो कैलकुलेटेड भी है या उनके सिंगल को ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं होता, इनका डिफरेंस भी होता है। जैसे कि अगर आप कार्बन नाइट्रोजन को देखें, कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन का अगर आप देखें 0.77 और नाइट्रोजन का उस केस में अगर देखें 0.75, तो ये बनता है 1.52 बनता है। तो इसका मतलब है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व जो है वो डिफरेंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आप उनके सिंगल वाले ऐड करें। इसका मतलब है कि इनके ड्यू टू सम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सम अदर कैरेक्टर क्या होते हैं, इनके चेंज हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को देखें 1.52, ये इक्वल होना चाहिए जैसे कि कार्बन के रेडियस 0.77 और ऑक्सीजन के रेडियस 0.74 के, तो ये आता है 1.51 मेथनॉल में, लेकिन ये भी उसके इक्वल नहीं है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है या उसका कोई और कैरेक्टर उसमें ऐड होता है, कोई यानी हाइब्रिडाइजेशन में है एस कैरेक्टर उसका ऐड होता है, sp, या उसके अंदर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ फिर वेरी करती हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट होते हैं। सो इस केस में क्या है, श्रिंकेज एंड बॉन्ड लेंथ बिकम्स मोर एंड मोर मार्क्ड, यानी चेंज होती है एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इंक्रीजेस। तो जितना डिफरेंस बढ़ता है उतना ही ज्यादा फिर उनकी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि आपने देखा कि उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब उनका कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या है बॉन्ड लेंथ पे, हम देखें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी पीछे, एक sp होती है sp2 sp3। s के अंदर अगर आप देखें s इसमें कंट्रीब्यूशन 25% है, जबकि p 3 है तो उसकी कंट्रीब्यूशन 75% है। इसमें अगर देखें तो 33% और 67% है इनकी कंट्रीब्यूशन। इसमें अगर देखें तो ये 50% s है और 50% p है। अगर हम इसमें देखते हैं C और H में, जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस मीथेन के केस में हम देख लेते हैं 1.11 है, लेकिन जैसे ही उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई जिसमें s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, s कैरेक्टर और इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। एसिटाइलिन, इथाइलिन और मीथेन के अंदर CH बॉन्ड की बात हो रही है।
अब इसी तरह से एथेनॉल में CO की, फॉर्मिक एसिड में ये, यानी यहाँ पे एथेनॉल में कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, फॉर्मिक एसिड में कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जैसे इसी तरह से जो मिथाइल अमीन में कार्बन की sp3 है और फॉर्मामाइड में sp2 है। तो अब देखें तो उनकी जैसे जैसे उनमें s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, उनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है, यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो bonds are shorter by increasing s character, देखिए 25 से 33 और 50%। Hybrid orbitals with increased s character is held more tightly by the nucleus। तो जैसे जैसे s character बढ़ता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉन्ड लेंथ कम होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो बॉन्ड एनर्जी उनकी बढ़ती है। तो इनका क्लोज रिलेशन है बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी का। अगर हम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में देखें, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड देखें तो 1.54 है, डबल बॉन्ड देखें तो 1.38 और ट्रिपल बॉन्ड देखें तो 1.19। तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा शॉर्ट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड शॉर्टर है सिंगल बॉन्ड से। इसी तरह से अगर कार्बन और नाइट्रोजन में देखें, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो 1.547, अगर वो डबल है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ट्रिपल है तो और ज्यादा कम होगी। कार्बन एंड ऑक्सीजन में अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड जब है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 1.42 है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ कम होगी 1.20। तो बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होना मींस ज्यादा स्टेबल बॉन्ड और ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है। So double bond between two atoms is shorter than a single bond and a triple bond is shorter than a double bond। और श्रिंकेज की वजह क्या है, वो है पाई इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन, सिंगल का मतलब है ये एक सिंगल और डबल का मतलब है, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। पाई बॉन्ड का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई बॉन्ड से मुराद है ये वाले 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वो ज्यादा एक दूसरे को एक इन्फ्लुएंस करते हैं, न्यूक्लियाई को आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन, 2 in case of double bond and 4 in case of triple bond। और pi electron they exert additional attraction bringing them closer to each other, तो उनका bond length reduce हो जाती है। अगेन मैं रिपीट करूं, bond length reduce तो bond energy उसकी ज्यादा होती है। तो पहले भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू डबल, और डबल की ज्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू सिंगल। Then what is this dipole moment? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, ये सिंबल होता है इसका म्यू, और इसकी एक मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इट इज द प्रोडक्ट, बट डाइपोल मोमेंट क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि उसकी चार्ज वैल्यू तो सेम रहती है, वो नेगेटिव है चार्ज या पॉजिटिव है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन बिटवीन टू एटम जो डिस्टेंस है और उनके चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डाइपोल मोमेंट निकल आता है। वी कंसीडर Q इज द चार्ज एट ईच एंड ऑफ द डाइपोल। डाइपोल मीन टू पोल्स, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। देन डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू इक्वल्स टू Q इनटू R। Q चार्ज है, R डिस्टेंस है, और इसके लिए यूनिट्स, चार्ज के लिए आपको पता है कूलम्स यूज होती है और R के लिए मीटर, तो कूलम्स मीटर, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज डी बाय साइंटिस्ट के नेम पे है डी बाय, कैपिटल डी। एंड 1 डी बाय जो है वो 3.336 10⁻³ कूलम्स मीटर के बराबर होती है। तो कूलम्स मीटर लेस लोअर यूनिट है, डी बाय जो है वो लार्जर यूनिट है, यूजुअली हम उसको डी बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कि हमें इसका फायदा क्या है डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने का। डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी मेजर की जा सकती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट 0 होती है, या आप कह लेंगे डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो उनकी नॉन पोलैरिटी को शो कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल है बेंजीन। पोलर मॉलिक्यूल्स की डाइपोल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, उसकी डाइपोल मोमेंट 1.2 डी बाय, और ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरह से हम आइसोमर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि स्पेस में एटम्स किस डायरेक्शन में स्टेबल होते हैं।
तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 1,2 डाइक्लोरो इथीन, यानी इथीन मीन के कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 क्लोरीन है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये एक कार्बन है और ये कार्बन इथीन को शो करता है। आपको पता है इथीन, ये बेसिकली इथीन से इस तरह से आया है, इथीन ये होता था, दिस इज इथीन। अब अगर इस कार्बन पे क्लोरीन, एक इस कार्बन पे क्लोरीन हो तो वो फिर डाइक्लोरोइथीन कहलाएगा। अब इसकी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं कि क्लोरीन इधर और इधर, या फिर एक क्लोरीन दोनों एक ही साइड पे हो। इसको हम कहते हैं ट्रांस, इसको हम कहते हैं सिस। ट्रांस के केस में इसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है, तो यानी इसकी आइसोमर्स को भी प्रेडिक्ट करता है। तो ट्रांस के केस में कैसे होती है, ये इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव। तो इसको हम डाइपोल मोमेंट को एक एरो के साथ और एंड से इसको हम ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल और मैग्नीट्यूड होती है उसका, ये मैग्नीट्यूड, और ये इस साइड पे होता है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब 2 वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम साइज के हों, सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो उनकी वो 0 वैल्यू होती। इस केस में ये यहाँ पे ऐसे है, इधर डायरेक्ट कर रहा है और इधर, और इस केस में फिर इनकी क्या होती है, ऐड होती है, तो यहाँ पे 1.898। इसका मतलब है कि जिसके सिस आइसोमर है वो उसकी डाइपोल मोमेंट है, जबकि ट्रांस आइसोमर की डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो हम यहाँ से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट आइसोमर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Similarly, we can calculate the percentage ionic character in a bond. हमने ionic character पे बात की, अब उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। Calculation of percentage ionic character in a bond. That we have the example. Observed dipole moment of HF is 1.90 dBi, कि जो ऑब्जर्व की गई है टेक्निक्स से वो 1.90 है। Find the percentage ionic character in HF. HF मॉलिक्यूल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है 1.90 dBi। हमें डिस्टेंस बताया हुआ है 0.917 10⁻10 और चार्ज बताया 1.602 10⁻19 कूलम। अब हम उसकी कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट, आयनिक डाइपोल मोमेंट, और ऑब्जर्व हमें दी हुई है, तो हम उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि HF 100% आयनिक है, कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है 100% और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, फुल नेगेटिव है इस पे और इस पे फुल पॉजिटिव है, और ये 100% आयनिक है। हमारे पास फार्मूला है, हमने फार्मूला डाइपोल मोमेंट आयनिक कैलकुलेट करनी है बाय फार्मूला चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज भी आपको गिवन है और डिस्टेंस भी आपको गिवन है, ये चार्ज और ये डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट आ गया 1.469 10⁻29 कूलम्स मीटर। अब हमने इसको डी बाय में, क्योंकि हमें डी बाय में दिया हुआ ऑब्जर्व जो है, हम इसको डी बाय में करेंगे, एंड यू नो 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.336 10⁻30 कूलम्स मीटर। तो ये डी बाय लार्जर यूनिट है, कूलम्स मीटर स्मॉलर है, तो ये क्या होगा उस पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ऑब्जर्व जो कैलकुलेटेड है ये आयनिक आई है, हमारे पास 4.4 डी बाय आई। ऑब्जर्व हमें गिवन है 1.90। अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे जो हमारे पास ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट की हुई है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 43.2%। इसका मतलब है HCl में 43.2% आयनिक कैरेक्टर है, तो 100 में से माइनस बाकी जो 57% जो होगा वो तकरीबन कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन कैन मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथाइन, जैसे ये है, ये हाइड्रोजन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, ये आपसे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पे भी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज सेम, कि इस CH की और इस CH की सेम है। Although 2s and 2p orbitals are involved which have difference in energy, जो कार्बन के आपको याद है 2s और 2p इन्वॉल्व है। Explain the formation of ethyne molecule on the base of hybridization.
तो आपको पता है कि ये 2s और 2p से ये कार्बन का sp कैरेक्टर डेवलप हुआ था, ये एक sp और ये एक sp, और दूसरे कार्बन के लिए भी सेम, ये sp और ये sp, एक इन्होंने बॉन्ड यहाँ पे बनाया था, और इधर sps, तो ये दोनों सेम है sps, क्योंकि ये स्फेरिकल s जो हाइड्रोजन से आया वो sp के साथ ओवरलैप किया, जबकि बाकी इसके क्या थे, इस पे पी वाई और पी जी जो है वो पैरेलल थे, जिसकी वजह से उन्होंने पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन की थी, और इनका एंगल 180 था और शेप क्या थी, लीनियर। तो आपने ये चीज बनानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच इज सेम, ये सेम रहेगी क्योंकि ये एस पी बना, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये वैल्यू आई है, और ये भी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आई है, एस पी और एच। तो ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और टू इनके साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। वी रिलेटेड द बॉन्ड लेंथ टू द बॉन्ड एनर्जी इन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट्स की एप्लीकेशन देखी, और एक इंपॉर्टेंट कि आयनिक कैरेक्टर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। प्रॉपर हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग का कंपाउंड्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है।